हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 इंगेजिंग इंग्लिश द इनविजिबल मैन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द इनविजिबल मैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो डाउन स्टेयर। इनविजिबल मैन अदृश्य व्यक्ति को सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त क्यों असुविधा हो रही थी, क्यों क्या परेशानी हो रही थी। तो इसका आंसर होगा द इनविजिबल मैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो डाउन स्टेयर बिकॉज ही कुड नॉट सी हिज ओन फीट। इनविजिबल मैन को असुविधा हो रही थी सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए क्योंकि वो अपना पैर खुद नहीं देख पा रहा था। अब इस बात में एक ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो है वो आपका पास्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो कोशिश करेंगे आंसर को भी पास्ट में ही देने का, है ना। क्वेश्चन जिस टेंस में रहेगा कोशिश करेंगे उसी टेंस में उत्तर देने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the first mishap that he had to deal with? पहली दुर्घटना कह सकते हैं, है ना, उसके साथ क्या होता है। तो आंसर होगा When he emerged upon the Great Portland Street, he was badly hit behind a basket of soda water siphons which a man was carrying. है ना, अगर आपको याद होगा स्टोरी में, तो जब वो इनविजिबल मैन ठीक ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पर पहुंचता है तभी एक व्यक्ति उसको पीछे से टक्कर मारता है और उसके हाथ में एक बास्केट रहती है और बास्केट में क्या रहता है, सोडा वाटर साइफन्स की बोतल रहती है ना, और उसे बहुत गंभीर चोट आती है उसकी वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ब्राइट आइडिया केम इनटू हिज हेड एज अ वे टू एस्केप हिज सिचुएशन। कौन सा वो ब्राइट आइडिया उसके दिमाग में आता है ना, वो जो सिचुएशन होता है, वो जो घटना घटती है जहाँ पर पूरा केओस की स्थिति हो जाती है, कैबमैन आता है, सब बाहर निकलते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो उस स्थिति से फिर बाहर निकलने के लिए उसके पास एक बहुत ही ब्राइट आइडिया आता है। वो ब्राइट आइडिया क्या है? तो इसका आंसर होगा द इनविजिबल मैन हैड अ ब्राइट आइडिया एज अ वे टू एस्केप हिज सिचुएशन, ही रैन अराउंड एंड गॉट इनटू अ कैब। वो इधर उधर दौड़ता है और उसके बाद क्या होता है, एक कैब कार की जो है वो दरवाजा खुली थी, उसमें जाकर वो चुपचाप बैठ जाता है और फिर कैब आगे निकल जाती है। इस प्रकार से वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द वेरियस लंदन स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। जैसे कि स्टोरी में बहुत सारे लंदन की सड़कों की चर्चा की गई है और साथ ही साथ बिल्डिंग की चर्चा की गई है, उनका एक लिस्ट तैयार करना है। तो इसका आंसर होगा द वेरियस लंदन स्ट्रीट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर नंबर 1 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट, टोटनहम कोर्ट रोड, ब्लूम्सबेरी स्क्वायर, ग्रेट रसल स्ट्रीट एंड रसल स्क्वायर। और जो बिल्डिंग की चर्चा की गई थी, द बिल्डिंग दैट आर मेंशन्ड इन द स्टोरी आर द फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज ऑफिस एंड द म्यूजियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल एंड क्रिएचर द इनविजिबल मैन रन्स अवे फ्रॉम इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी। तो हमें लिस्ट बनाना है उन लोगों का और साथ ही साथ जंतुओं का, क्रिएचर्स का, जिससे इनविजिबल मैन भागता है, रन अवे इन कोर्स ऑफ स्टोरी। तो वो लिस्ट तैयार करी है हमें। तो इसका आंसर होगा द पीपल फ्रॉम होम द इनविजिबल मैन रन्स अवे आर। द इनविजिबल मैन जिन लोगों से भागता है वे हैं द मैन हु वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ सोडा वाटर साइफन, द कैबमैन, द बूचर बॉय, the toll omen who hailed the cab, people of Salvation Army, 2 urchins, and 6 to 7 peoples who were chasing him. And the only creature that described in the story is the white dog that runs out of the Pharmaceutical Society's office. Next. बी सेक्शन, आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। पहला, माई मूड आई से वॉज वन ऑफ एक्सल्टेशन, आई फेल्ट एज अ सीइंग मैन माई डू विथ पैडेड फीट एंड नॉइजलेस क्लोथ इन सिटी ऑफ द ब्लाइंड। तो जैसे कि वो व्यक्ति इनविजिबल हो गया था और उस समय जब वो पहला चीज वो जो अनुभव कर रहा था तब उसे कैसा फील हो रहा था, वो काफी ज्यादा उत्साहित था। हाँ, और उसे ऐसा फील हो रहा था
कि मैं ही केवल देख सकता हूँ और बाकी सारे लोग जो हैं इस शहर में क्या हैं, अंधे हैं। और साथ ही साथ उसके पैडेड फीट, मतलब उसने कोई जूते या चप्पल नहीं पहने थे, ना ही कपड़े पहने थे, इसलिए नॉइजलेस क्लॉथ की भी चर्चा की गई है। और वो शहर में घूम रहा है जिसे इनविजिबल मैन को कोई देख ना पाएगा। नाउ हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन्स? ये जो सारी बातें बोल रहे हैं ये कौन बोल रहा है, एंड हु इज ही स्पीकिंग टू, और ये किससे बातें कर रहा है, ये सारी घटनाएं जो है किससे सुना रहा है। तो आंसर होगा द इनविजिबल मैन इज द स्पीकर। यहाँ पे तो इनविजिबल मैन है, वही बता रही है अपनी घटना, सारी स्टोरी को वो सुना रहा है, और ये घटना किसे सुना रहा है, एंड ही इज स्पीकिंग टू कैंप। कैंप वो शख्स है जिसे वह अपनी सारी जो घटना है वह बयां कर रहा है, उन्हें सुना रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई वॉज द स्पीकर इन अ मूड ऑफ एक्सल्टेशन? तो स्पीकर जो था इतना उत्साहित, इतना खुश क्यों था? तो इसका आंसर होगा द स्पीकर वॉज इन अ मूड ऑफ एक्सल्टेशन बिकॉज ही वॉज सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट टू बिकम इनविजिबल। वह खुश इसलिए था क्योंकि वह सक्सेस, उसने वह उपलब्धि हासिल कर ली थी जिससे वह अपने आप को इनविजिबल कर सकता था, और वह इनविजिबल हो गया था। ही वुड हैव रूल्स फ्री लाइफ, अब उसके पास रूल्स फ्री लाइफ है, कोई से रोकेगा नहीं, कोई से टोकेगा नहीं, है ना। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपनी इच्छा अनुसार चाहे जो करेगा। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज इन अ सिटी ऑफ ब्लाइंड, और उसे फील हो रहा जैसे वह एक अंधों की नगरी में घूम रहा है। अंधों की नगरी इसलिए कहा गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब उसे नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही वांट टू डू एट द मोमेंट? ये भी क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में, क्योंकि यहां डिड लगा हुआ है। तो व्हाट डिड ही वांट टू डू? तो एट दैट मोमेंट द स्पीकर वांटेड टू जस्ट startle people, clapped man on the back, flung people's hat, or in other word, he wanted to play pranks with the people he was around it. तो वह अब क्या करना चाह रहा था? लोगों का मजाक करना चाह रहा था, प्रैंक करना चाह रहा था, लोगों को डराना, चौंकाना, है ना, लोगों की पीठ पर पैट करना, पैट करके अब वह आदमी जब पीछे मुड़कर देख रहा है तो देख रहा है अरे यहाँ तो कोई नहीं है, कौन मुझे मारा। हाँ, फिर लोगों की टोपियों को जो है उसके सर से उठाकर बाहर फेंक देना। तो इस तरह के वो प्रैंक कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन आई फेल्ट ब्लाइंड इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इसका वर्णन करना है। तो आंसर होगा आफ्टर बीइंग इनविजिबल, इनविजिबल होने के बाद, ही थॉट he has got a power and advantage that he could see everyone but no one could see him. तो इनविजिबल होने के बाद उसने सोचा कि मेरे पास एक जबरदस्त पावर है ना, कि मैं सबको देख सकता हूं लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाएगा। He was very much excited and expresses his feeling that he was in the city of the blind. और वो बहुत ज्यादा खुश था और अपनी फीलिंग को बयां करता है, एक्सप्रेस करता है कि वह अंधों की नगरी में घूम रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। एट द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर अ लिटिल व्हाइट डॉग रैन आउट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज ऑफिसेस एंड मेड फॉर मी नोज डाउन। तो अब क्या होता है, नॉर्थवर्ड स्क्वायर कॉर्नर से एक छोटा सा सफेद कुत्ता जो है वो दौड़ता हुआ आता है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज की ऑफिस थी वहां से वो आता है, और मेड फॉर मी मतलब उसको चेज करता है, सूंघता है और उसके ऊपर कूदता है, झपटता है। ये हम लोग देखे थे स्टोरी में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर वॉज द स्पीकर व्हेन ही सॉ द डॉग? स्पीकर कहाँ पे था जब वो कुत्ता दौड़ता हुआ आया? द स्पीकर वॉज एट द नॉर्थवर्ड कॉर्नर ऑफ द ब्लूम्सबरी स्क्वायर। ये जो था ब्लूम्सबरी स्क्वायर के कॉर्नर पर था व्हेन ही सॉ द डॉग, जब वो कुत्ता को उसने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉग बिहेव? व्हाई वाज इट अ प्रॉब्लम फॉर द स्पीकर? तो डॉग ने कैसा बर्ताव किया और ये स्पीकर के लिए, है ना, जो वक्ता है यहाँ पे जो कहानी सुना रहा है उसके लिए किस प्रकार से प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था? The dog began to bark and lick.
जैसे ही उसने देखा कि कुछ तो है वहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एहसास हो रहा है कि वहाँ पे है, तो कुत्ता क्या करना शुरू किया, भौंकना शुरू किया और लीप लीप मतलब कूदना, उसके ऊपर कूदना शुरू किया। शोइंग क्लियरली दैट ही वॉज अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, और इस बात से पूरा स्पष्ट पता चल रहा है कि वहाँ कुछ तो है। अब ये प्रॉब्लम था, इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द स्पीकर बिकॉज डॉग बार्किंग्स कुड अट्रैक्ट द पीपल एंड इट माइट रिवील हिज आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इनविजिबल। ये प्रॉब्लम इस तरह से था कि अगर कुत्ता भौंकता है तो निश्चित रूप से लोग वहां पर आ जाएंगे और उसके बाद उसकी जो आइडेंटिटी है इनविजिबिलिटी की, ये तुरंत सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई अदृश्य व्यक्ति है जिसे वह रिवील नहीं करना चाहता था और वह रिवील हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट प्रॉब्लम डिड द स्पीकर फेस नेक्स्ट। अब इसके बाद, इस प्रॉब्लम के बाद स्पीकर ने जो दूसरा प्रॉब्लम क्या आया उसके सामने, क्या फेस किया। अगर आपको याद होगा कि कुत्ते से भागने के लिए, है ना, कुत्ते के डर से भागने के लिए वो भागता है और फिर जैसे भागते भागते वो एक जगह पर पहुंचता है, उसे रुक जाना पड़ता है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम वही था, सैल्वेशन आर्मी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और आंसर होगा द नेक्स्ट प्रॉब्लम ही फेस्ड एट द रसल स्क्वायर, he heard blare of music. He saw a procession of Salvation Army with huge crowd. He realized the difficulty to go through and decided to wait till the crowd passed. तो अगला जो प्रॉब्लम वो फेस किया वो रसल स्क्वायर पे, और उसे म्यूजिक सुनाई देती है और साथ ही साथ देखता है क्या कि एक प्रोसेसन जा रही है, एक जुलूस जा रही है, एक जलसा जा रही है सैल्वेशन आर्मी की, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, ह्यूज क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि वह उनमें से गुजर कर नहीं जा सकता था। और ऐसे में, है ना, उसने सोचा कि वह वेट करेगा जब तक कि क्राउड चला नहीं जाता है ना। जैसे एक बार क्राउड चली जाएगी फिर वह उस पार जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द डॉग इवेंचुअली डू। अब जो कुत्ता वहां पे जो उसका पीछा कर रहा था, वो कुत्ता लास्ट में क्या किया, इवेंचुअली व्हाट ही डिड। तो आंसर होगा व्हाइट डॉग विच वॉज चेजिंग हिम। वो जो व्हाइट कुत्ता था, सफेद कुत्ता जो उसको चेज कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, स्टॉप्ड एट द नॉइज ऑफ द बैंड। जैसे बैंड बजती है तो वो कुत्ता क्या होता है, रुक जाता है। हेजिटेटेड एंड टर्न बैक, हेजिटेट करता हुआ आगे बढ़ने के लिए झिझकता है और इसलिए वो सोचता है कि चलो अब यहाँ से वापस चला जाए, और टर्न बैक होकर वो वापस चला जाता है। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द स्पीकर्स मूड डिफरेंट फ्रॉम द वे इट वॉज एट द बिगनिंग ऑफ द पैसेज। अब स्पीकर का मूड कैसा था, पहले जब बिगनिंग में जो मूड था और अभी, दोनों में अंतर बताना है। तो इसका आंसर होगा इन द बिगनिंग ही वॉज इन एक्सल्टेशन। बिगनिंग या शुरुआती दौर में अगर आप देखते होंगे तो उस समय जो इनविजिबल मैन था काफी ज्यादा उत्साहित था ऑफ बीइंग इनविजिबल। He even played pranks, startled people, but later realized it was not so exciting as he had thought to be. वह लोगों के साथ प्रैंक भी करता है ना, लोगों को डराता है, परेशान करता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि इतना भी एक्साइटिंग, इतना भी रोमांचक, इतना भी मज़ेदार नहीं है जैसा कि उसने सोचा था इनविजिबल होने के बाद होगा। He had to encounter many difficulties. और उसे बहुत सारे डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ही गॉट ब्रूजेस एट हिज बैक, उसे पीठ में चोट लगती है। हिज टॉन्सिल्स वेर पेनफुल, उसका जो टॉन्सिल था वो भी दर्द कर रहा था। ही वॉज सिवरिंग विथ कोल्ड, है ना, उसे ठंड भी लग रही थी और ठंड से वो कांप भी रहा था। ही हैड टू रन फ्रॉम प्लेस टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और एक जगह से दूसरे जगह बार बार वो बचकर भाग रहा है ना, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाए कि वह एक इनविजिबल व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पीकर का जो मूड था, पहले जितना खुश था बाद में उतना ही वह सैड था, डिस्पेयर था। थर्ड पैराग्राफ, देयर्स अ बेयरफुट मैन गॉन अप देम स्टेप्स सेड वन एंड ही एंट नेवर कम डाउन अगेन एंड हिज फुट वॉज ब्लीडिंग। तो याद होगा दो अर्चिन्स, दो नटखट लड़के, है ना, ठीक म्यूजियम के पास जो खड़े थे, उनमें से एक कहता है कि यहाँ पे जो है ये बेयरफुट मैन का पैर है, हाँ, नंगे पैर का निशान बना हुआ, और ये ऊपर की ओर सीढ़ियों से जा रहा है लेकिन नीचे की ओर नहीं आ रहा है, और उसके पैर से खून भी निकल रहा है।
ये पैराग्राफ दिया हुआ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 का ए, हु इज द स्पीकर इन दिस लाइन्स, हु इज ही टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे वक्ता कौन है और वह किसके बारे में बात कर रहा है। आंसर होगा वन ऑफ द स्ट्रीट अर्चिन। जो स्ट्रीट अर्चिन थे वो गली के नटखट लड़के में से दो में से कोई एक लड़का बोल रहा था, अर्चिन इज द स्पीकर, ही इज टॉकिंग अबाउट द बेयर फुट मार्क ऑफ द इनविजिबल मैन विच ही हैड लेफ्ट ऑन द न्यूली वाइटन्ड स्टेप्स। और वो किसके बारे में बात कर रहा था, वो फुटमार्क के बारे में बात कर रहा था, इनविजिबल मैन के फुटमार्क के बारे में, जो उसने बिल्कुल नया बना हुआ वाइटन्ड स्टेप्स सीढ़ियों पर रखकर या जैसे ही पैर रखा था तो उस निशान बन गए थे, है ना, उसके बारे में वो बात कर रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का बी, व्हाट डिड द स्पीकर सी टू मेक हिम से दिस लाइन्स, व्हाट मेक हिम कंक्लूड दैट ही हैड नॉट कम डाउन द स्टेयर्स। तो स्पीकर ने ऐसे क्यों कहा, इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचा जो ये व्यक्ति जो है सीढ़ी से ऊपर तो गया है लेकिन नीचे नहीं आया। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर सॉ मडी फुट मार्क ऑफ गोइंग अप ऑन द स्टेप्स। वो मडी फुट मार्क तो देख रहा है कि सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, निशानों से निशान दिखाई दे रहा है उसे, बट ही डिड नॉट सी द फुट मार्क्स कमिंग डाउन। लेकिन वो फुट मार्क जो है वो नीचे की ओर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दिस मेड हिम कंक्लूड दैट ही, और ही देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है ना, इन्वर्टेड कॉमा में देने का मतलब है यहाँ पे ही जो है वो द इनविजिबल मैन के बारे में बात हो रही है। तो दिस मेड हिम कंक्लूड दैट ही, दैट इज द इनविजिबल मैन, हैड नॉट कम डाउन द स्टेयर्स। इसका मतलब यही हुआ कि जो इनविजिबल मैन है वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर नहीं गया, वो अभी भी ऊपर ही है। 3 का सी, व्हाट डिड द स्पीकर ड्रॉ हिज फ्रेंड्स अटेंशन टू नेक्स्ट। अब स्पीकर ने अपने मित्र का अटेंशन किस प्रकार से क्या बोलकर ड्रॉ किया, खींचा, अपनी ओर खींचा। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर ड्रू हिज फ्रेंड्स अटेंशन टू नेक्स्ट बाय शोइंग इनविजिबल मैन्स फुटप्रिंट फ्लैश्ड विथ मड एंड इट वाज ब्लीडिंग। तो उसने उसका ध्यान आकर्षित किया कैसे, तो दिखाते हुए कि वो देखो उस व्यक्ति का फुटप्रिंट और उससे जरूर खून निकल रहा है ना, तो उसकी भी नजर उस फुटप्रिंट पे गई। 3 का डी, हाउ वॉज ही क्लोज टू बीइंग फाउंड आउट बाय द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड्स। कैसे वो बिल्कुल क्लोज था इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए, बिल्कुल एकदम क्लोज था, लगभग पकड़ ही लेता उसे। तो आपको याद होगा कि आउट ऑफ द 2 अर्चिन्स, दो में से जो एक अर्चिन था विशेषकर जो बड़ा वाला, द एल्डर वन हेजिटेटेड एंड एडवांस्ड हिज आउट स्ट्रेच्ड हैंड, और उसने अपने हाथों को फैलाकर सर्च करने की कोशिश किया, और उस समय ही वॉज वेरी क्लोज एंड अबाउट टू टच हिम, और उस समय बिल्कुल वह क्लोज था और लगभग उसे छू ही लेता। 3 का ई, व्हाट डिड ही डू टू एस्केप देम। अब इनविजिबल मैन ने क्या किया वहां से बचकर निकलने के लिए। इसका आंसर होगा टू एस्केप देम द इनविजिबल मैन स्वंग हिमसेल्फ ओवर इनटू द पोर्च ऑफ द नेक्स्ट हाउस। तो उससे बचने के लिए द इनविजिबल मैन जो है वह क्या करता है, कूद जाता है ना, वहां से, और दूसरे घर के बरामदे में पहुंच जाता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, आई हैड बर्न्ट माई बोट्स इफ एवर अ मैन डिड, एक्सप्लेन द एबव लाइन्स। तो इसका आंसर होगा कि आई हैड बर्न्ट माई बोट, मैंने खुद अपने बोट्स जला दिए, है ना। तो ऐसा कुछ कार्य, ऐसा कुछ जो आवेग में आकर करता है और उसे फिर वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो आंसर होगा बर्निंग वंस बोट्स मीन्स अ कमिटमेंट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। द इनविजिबल मैन वॉज कमिटेड टू हिज रिसर्च, वो बिल्कुल कमिटेड था अपना रिसर्च और प्रोग्रेस को लेकर, इनविजिबिलिटी को लेकर, एंड डिड नॉट वांट एनीवन टू फाइंड आउट हिज वर्क एंड रिसोर्सेज, और नहीं चाहता था कि कोई भी उसके कार्य को जाने, उसके रिसोर्सेज को जाने कि कैसे वो इनविजिबल बना। सो ही पर्पजफुली, इसलिए वो जानबूझकर, सेट हिज लॉजिंग विथ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एपरेटस ऑन फायर, और इसलिए जितने भी साइंटिफिक चीज़ें थी, जो भी फाइंडिंग्स था, जो भी खोज था, जो भी एक्सपेरिमेंट एपरेटस था, उसने क्या किया, उसको आग लगा दिया। He exclaimed that very few people could destroy one's belongings, और वह कहता है
कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी चीज़ों को खुद नष्ट करते हों, है ना। इसलिए ही लिखा हुआ है कि इफ एवर अ मैन डिड, नाउ ही हैड टू लिव इन अ स्टेट ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर एवर, चूंकि उसने सब कुछ जला दिया, है ना, और वापस उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, मतलब ही हैज टू लिव इन इनविजिबिलिटी, इन ए स्टेट ऑफ इनविजिबिलिटी, जिसे वो वापस अब दोहराया नहीं जा सकता है ना। इसका यही अर्थ होता है। नेक्स्ट 4 का भी, व्हाट डिड द स्पीकर सी दैट मेड हिम से दीज वर्ड्स, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, क्या देखकर ऐसा कहा। द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स बिकॉज he saw that his own lodging was on fire and his all clothes, experiments, findings and apparatus were burnt. स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह देखता है कि उसका घर, जो अस्थायी घर था, लॉजिंग जहाँ पे वो रह रहा था, वो आग से जल रहा है, साथ ही साथ उसके कपड़े, उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसकी खोजें, उसकी एपरेटस, जो भी साइंटिफिक एपरेटस थे, वो सारे के सारे जल गए। 4 का सी, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द स्पीकर एट दैट टाइम, तो कैसा था उसका फिजिकल और मेंटल कंडीशन। तो निश्चित रूप से दोनों ही, फिजिकल और मेंटल की बात किया जाए तो दोनों ही स्थिति बहुत ही बुरी थी, बहुत ही दर्दनाक था, है ना। फिजिकली हम लोग देखें कि वो बहुत ज़्यादा चोटें भी लगी, पैर भी कट गया, इधर उधर दौड़ रहा था, और मेंटल कंडीशन तो देखें कि वो फ्राइटेंड था, काफ़ी डरा हुआ था, वो नहीं चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि वो इनविजिबल है। सो हिज फिजिकल कंडीशन वॉज टेरेबल, हिज बैक हैड बिकम वेरी स्टीफ एंड सोर, हिज टॉन्सिल्स वेर पेनफुल, स्किन ऑफ हिज नेक हैड बीन स्क्रैच्ड, ही वॉज लेमिंग, वो लंगड़ा रहा था, फ्रॉम अ लिटिल कट ऑन वन फुट, ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब, अगर मेंटल की बात करें तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था, फ्राइटेंड, हेल्पलेस एंड गिल्टी एट द सेम टाइम। गिल्टी वो क्यों था, क्योंकि उसने अपने घर को खुद आग लगा दिया था, है ना, अपने लॉज को जो है वो खुद आग लगा दिया था, जिसमें उसके कपड़े, उसके जितने भी चीज़ें थी वो सारी जल गई। तो इसलिए, है ना, वो हेल्पलेस था और साथ ही साथ गिल्टी भी था। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।